नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हम हर खबर के तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं केटीआर, वो कल ईडी और एसीबी के सामने वहाँ गए थे, पेश हुए थे और उन्होंने उसके बाद एक बयान दिया आकर के, और काफ़ी लंबी पूछताछ चली थी। वही अगर दूसरी खबर की बात करें तो वह है राहुल गांधी की। राहुल गांधी कल रात एम्स के जो मरीज़ हैं जिनके जो कि वहाँ इलाज कराने दूर दराज से आते हैं और वो किस तरह से रह रहे हैं बाहर इतनी ठंड में, उनसे मिलने गए, उनकी परेशानियाँ समझी। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो वह अखिलेश यादव की। यूपी गवर्नमेंट जिस तरह से अपने सरकार का बखान करी है कुंभ के मामले में, जो कुंभ लगा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर हम बात करें चौथी खबर की तो वो दिल्ली चुनाव से रिलेटेड है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के जो एक लीडर हैं प्रवेश वर्मा, उन पे ही आरोप लगाया गया है और ये वीडियोस भी सामने आई हैं कि पहले वो जूते बांट रहे थे, उसके बाद अब वो साड़ियाँ बांट रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने वहाँ रिपोर्टिंग भी की। इसके बाद अब ये भी खबर सामने आ रही कि एफआईआर दर्ज कर ली गई उन पे। वहीं अगर हम चौथी खबर की अगर हम अपने आज की आखिरी खबर की बात करें तो वो ये है कि गाज़ा में सीज़ फायर की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है, क्योंकि जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने इसके लिए हरी झंडी दे दी। उन्होंने इसके कुछ वो रखे हैं कि हाँ, इन मुद्दों पे अगर काम होगा तो ये सीज़ फायर जल्दी हो जाएगा। तो आज शाम तक या कल तक ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। इन सब चीज़ों पे हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम है। शायद जिस तरह से अगर हम बात करें बीआरएस के नेता और तेलंगाना के पूर्व प्रशासन मंत्री केटीआर, ईडी के कार्यालय में लंबी पूछताछ के बाद कई पहलुओं पर उन्होंने अपने जवाब दिए हैं। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में अगर कभी भी आप हमें बुलाएंगे, ईडी की तरफ से अगर उनके पास बुलावा आएगा तो वो ज़रूर जाएंगे और जो भी इसमें कार्रवाई होगी उसमें अपना पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही अगर बात करें केटीआर के, तो केटीआर ने यह भी कहा है कि ये जो मामला हमारे पे चलाया जा रहा है फार्मूला ई रेस वाला, इसकी वजह सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, भारत को भी एक नया वो मिला था कि जब इन्होंने रेस ऑर्गेनाइज़ की थी उस दौरान जो हैं देश के कई बड़े लीडर्स, चाहे वो क्या बोलते हैं केंद्र सरकार के, वो सब आए थे यहाँ पे और सब ने इसको कहीं ना कहीं शाबाशी दी थी। लेकिन अब उसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें कुछ अनियमितता हुई थी, उसको लेकर के इनके खिलाफ केस हुआ था और उस केस के बाद इनको कई बार वहाँ पे बुलाया गया था। कल फाइनली ये ठीक से पहुँचे और काफ़ी लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद इन्होंने क्या क्या बोला शायद देखिए, अगर हम केटीआर की बात करें तो केटीआर शुरू से ही जो फार्मूला ई रेस है उस केस में घिरे हुए हैं। कल जो इनकी ईडी के दफ्तर में पूछताछ हुई है वो पूछताछ काफ़ी लंबी चली है और कहा यह भी जा रहा है, खुद ये केटीआर ने इस बात को कबूला है कि मैंने जो पूछताछ है उसमें मैंने पूरा सहयोग दिया है। और आपको बता दें कि जो ईडी की तरफ से जो उनसे संपत्ति का ब्यौरा, बैंक अकाउंट के साथ और भी जो चीज़ें मांगी गई हैं उस पर केटीआर ने खुद कहा है कि मैं ये सारी चीज़ें मैं पूरी करूंगा और जो मांगी गई है मैं सारे रिकॉर्ड दूंगा। तो एक तरह से कहा जाए कि केटीआर ने खुद ईडी को ये आश्वासन दिया है कि मांगी गई सभी जो जानकारी है हम उसको देंगे। और केटीआर की बात की जाए तो केटीआर शुरू से ही कह रहे हैं कि जो ई रेस फार्मूला है कि उसमें अनियमितता नहीं हुई है, जो चीज़ें की गई हों सारी चीज़ें रिकॉर्ड है और शुरू से उनका यही दावा है कि ये सब जो चीज़ें की गई हैं ये तेलंगाना के हित में की गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें केटीआर की तो उन्होंने ये कहा है कि जो ये ई रेस फार्मूला है वो सिर्फ विकास ही नहीं, सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, जो आपने भी कहा कि जो देश लेवल पे इसकी चर्चा की गई है, वही अगर हम अगर ये बात करें केटीआर की तो उन्होंने ये भी कहा है कि देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी मांग बढ़ी है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है जिसमें कुछ विपक्ष के नेता भी है। अगर हम बात करें तो उन्होंने हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और किशन रेड्डी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस रेस में हिस्सा लिया है, ये खुद केटीआर का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े नेता भी अगर इसमें शामिल हैं
तो ये कहीं बिल्कुल ये देश या फिर राज्य के हित में है। और कल जो ईडी में पूछताछ हुई है उसमें केटीआर ने पूरी तरह से सहयोग किया है, और जो उनसे और भी जो कागजात या कह ले जो साक्ष्य के तौर पे मांगा गया है, तो खुद केटीआर ने आश्वासन दिया है कि हम वो पूरी चीज़ें जो ईडी है उसको हम मुहैया कराएंगे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बात की कि उन्होंने बोला कि विपक्ष के कई लीडर्स उस रेस को देखने के लिए आए तो उसमें शामिल थे, तो उसी में एक चीज़ और कही गई है कि इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को $82 मिलियन का आर्थिक लाभ हुआ है, तेलंगाना को आर्थिक लाभ हुआ है। और उन्होंने कहा केवल तेलंगाना को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि पूरे देश की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं तेलंगाना सबसे एक नया राज्य है और इसमें जो चीज़ें आ रही हैं अभी, जिस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कंपनीज बन रही हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के कहा जाता है कि तेलंगाना बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। हालांकि बीआरएस ये कह रही है कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से वो प्रोग्रेस रुक गया है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो कई यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने को तैयार हैं और वो आ भी रही। वहीं अगर दूसरी खबर पे हम चलें तो वो है दिल्ली से। बात कही जाती है कि देश के दूर दराज इलाकों से लोग इलाज करवाने के लिए एम्स आते हैं। सर्दी के मौसम में यहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं क्योंकि लोगों को इतनी वहाँ पे भीड़ होती है, इतने लोग इलाज करवाने आते हैं कि उनको रहने के लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती जहाँ वो रह सकें। ठंड में खुले आसमान के नीचे रहते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल देर रात दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिलने पहुंचे। यहाँ मरीजों ने राहुल ने उनका हालचाल जाना, साथ ही इसके जिन मरीजों को दिक्कतें सामने आ रही हैं उसके बारे में पूछताछ की। साथ ही मरीजों के साथ हो रही असंवेदनशीलता पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और दिल्ली की आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा है कि इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथों और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी ज़मीन, भूख और असुविधा के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाई जाए। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल बात की है कि जो भी लोग दूर दराज से इलाज कराने यहाँ आते हैं वो जिस तरह से सबवे पे, रोड के किनारे, फुटपाथ पे रहते हैं उससे उनके लिए और परेशानी बढ़ सकती है। जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी बातों को करती है कि हम हर इंसान के साथ खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार हमेशा केंद्र सरकार को ही इल्ज़ाम ठहराती रहती है कि ये चीज़ें उसके अंडर में है, ये चीज़ें उसके अंडर में। लेकिन इस वक्त तो दिल्ली में चुनाव चल रहा है और चुनाव के साथ में अगर इन चीज़ों पे भी देखा जाए, नज़र डाली जाए तो इसमें जो भी मरीज़ इलाज करवाने आ रहे हैं वो किसी का इलाज करवाने आ रहे हैं, लेकिन उस ठंड से अगर वो भी बीमार हो गए तो उनका क्या होगा। जिस तरह से राहुल गांधी के उसके बाद शायद आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर हम बात करें देश की, तो चाहे एम्स की बात हो या फिर किसी राज्य में एम्स की बात हो, ये देश में छुपा नहीं है कि यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या चीज़ें हैं और कैसे इलाज हो रहे हैं। राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी को कोई पहला दौरा नहीं, इसके पहले भी देखा गया लगातार कैसे कुछ दिन पहले ही वो दिल्ली में एक सब्जी मंडी में जाते हैं, वहाँ पे कैसी महंगाई है उस पर वो बात करते हैं। इसके पहले अगर हम ट्रक ड्राइवरों की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, तो तमाम तरह की ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं। अगर हम ताज़ा मामला देखें, एम्स की बात करें तो एम्स में खुद राहुल गांधी गए। इसके पहले भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाए गए थे कि कैसे कड़ाके की ठंड में जो दूर दराज के लोग हैं वो आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक आर्मी खुद जो सैनिक बल है वो छुट्टी लेकर अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए आया था। तो तमाम तरह की चीज़ें आपको तस्वीरें सामने आ जाएंगी एम्स की। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी खुद एम्स जाकर वहाँ पर विजिट किए। देखा गया वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उसमें कांग्रेस राहुल गांधी जो है खुद वहाँ पर जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी परेशानी पूछ रहे हैं। लोगों का ये भी दावा है कि एक महीने हो गए हैं, दोबारा आना जाना लगा रहता है, काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं। जाहिर सी बात है कि एम्स है, वहाँ पे अच्छे से डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन इलाज की बात की जाए तो वहाँ पे वैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जैसा कि सरकार दावा करती है। अगर राहुल गांधी की बात करें तो खुद जो कांग्रेस का ट्विटर, माफ़ कीजिएगा, जो एक्स है उस पर यह पोस्ट करके कहा गया है कि इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालत यह है कि अपनों के बीमार का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर है।
तो अगर हम बात करें अगर राहुल गांधी की, तो वहां पे देखा गया कि जो मरीज हैं वो खुद राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी की बात की जाए तो कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली में जो है सरकार, उस पर भी वो तंज कस रहे और निशाना साध रहे। और यही वजह है कि कुछ लोग इसको राजनीतिक एंगल जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इलेक्शन हो या इलेक्शन के बाद हो, कभी भी हो, लेकिन जिस तरह से एम्स की बात की जाए या देश में जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी बात की जाए, तो अगर कोई नेता चुनाव के दरमियान ही जाकर इसी बहाने देखता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक हम देखें कि देश के प्रधानमंत्री या फिर भी जो बीजेपी के इतने बड़े जो नेता हैं, अभी तक न एम्स पे ऐसी बात किए हैं और न एम्स का ऐसा दौरा किए हैं। अगर हम इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो उन्होंने भी खुद इस वीडियो को शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि जब सारी सरकार अपने नर्म बिस्तरों में सो रही थी, तब राहुल गांधी एम्स दिल्ली के बाहर देश भर से परेशान हाल सर्दी से ठिठुरते मरीजों और उनके परिजनों से मिल रहे थे। एक नेता जो मानवता के गुणों से भरा हुआ है, हमें नाज है अपने नेता पे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखें दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस दौरान दिल्ली एम्स में कांग्रेस नेता विपक्ष की बात करें, राहुल गांधी का दौरा करना आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि उनके दौरे से सच में मरीजों को कोई फायदा होता है या बस ये एक राजनीति एंगल बन के रह जाता है और इस पे उन मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल पाता जो इस ठिठुरती ठंड में एम्स के बाहर सोने को मजबूर है और अपने इलाज के लिए वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि दिल्ली में इलेक्शंस भी होने वाले हैं और जिस तरह से राहुल गांधी का दौरा है, ये अगर हम बात करें और इस चुनाव से जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है उससे पहले भी उसके बाद भी राहुल गांधी ने ये नहीं देखा है कि यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो लोगों के बीच गए हैं और वहाँ जा कर के उनकी समस्याओं को समझा है उन्होंने। तो जिस तरह से अगर इस पे राजनीति खड़ी की जा रही है कि ये इलेक्शंस की वजह से वहाँ गए हैं या जो भी है, तो ये गलत है। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं और जो परेशान लोग हैं उनसे मिलते रहते हैं। जिस तरह हमने देखा कि अभी कुछ टाइम पहले वो जहाँ पे वो बनती है रेल उसमें चले गए थे, काफ़ी ऐसी जगह गए हैं, मंडी में गए और बढ़ई के पास गए, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ चले गए थे वो। इसका ये निकालना कि गलत है कि वो इलेक्शंस की वजह से वहाँ जा रहे हैं। वहीं अगर हम दिल्ली इलेक्शंस की बात करें तो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि साड़ी बांट कर भाजपा ने भारत के लोकतंत्र का चीर हरण कर दिया। इसके बाद आप प्रमुख केजरीवाल ने 2 ट्वीट किए। केजरीवाल ने कहा, बेचारे प्रवेश वर्मा जी अयोग्य होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं है। फिर उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया कह रही है कि खुलेआम पैसा और सामान बांटा जा रहा है पर चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्हें सबूत और गवाह नहीं मिल रहे हैं। इस तरह से दिल्ली में चुनाव हो रहा है। प्रवेश वर्मा पे छोड़िएगा, जो पार्टी आम आदमी पार्टी वो हमेशा से इल्ज़ाम लगा रही है कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो कभी जूते बांट रहे हैं, कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी पैसे बांट रहे हैं। लेकिन जब इन सारी चीज़ों को लेकर के चुनाव आयोग के पास गए तो चुनाव आयोग ने बोला कि ऐसे कोई सबूत हमारे पास नहीं आए। जिस तरह से अभी भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और उसमें महिलाएं कह रही कि नहीं हमें साड़ी दी गई है, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। आप सुनने में आ रहा है कि अभी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरह से शायद ये चीज़ें सामने आ रही हैं, चुनाव आयोग को इस पर एक्शन तो पहले ही लेना चाहिए था। देखिए, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार यही दावा करते हैं, यही आरोप लगाती है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक के इशारे पर काम कर रहा है। प्रवेश वर्मा की अगर हम बात करें तो देखा गया कैसे मंदिर के बाहर जूते बांटने की वीडियो सामने आई थी। हालांकि जब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो कुछ घंटों बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हिम्मत ये देखिए कि एक तरफ जूते बांटने के बाद अगर उन पर एफआईआर दर्ज होती है, इलेक्शन कमीशन कड़ा एक्शन नहीं लेता है, फिर कुछ दिन बाद ही साड़ी बांटने की तस्वीरें सामने आती है और पूरे सोशल मीडिया पर वो छाया हुआ है। हम अगर बात करें तो कुछ मीडिया ने भी उसको कवर किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये दावा है कि मुझे कुछ जो साक्ष्य है वो नहीं मिल पा रहा है, मतलब कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें या और चुनाव की बात करें, या मुझे लगता है कि अगर उस जगह पर कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर होता तो अभी तक उनके ऊपर सख्त एफआईआर दर्ज हो चुके होते, आयोग भी घोषित कर दिया जा सकता। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले पैसे बांटना, उसके बाद से जूता बांटना, फिर अब जाकर साड़ी बांटना, तो ये चुनाव का पूरी तरह से उल्लंघन है और दिल्ली के आम जो जनता है उसको
विकास के नाम पे नहीं, सिर्फ इसलिए उनको खरीदा जा रहा है कि पैसों के दम पे और सामान के दम पे उनको खरीदा जा रहा है, उनको वोट के खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी शुरू से आरोप लगाती रही है और अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस तरह से वीडियो जो वायरल हो रहे हैं और उन पे कड़े एक्शन न लेना, तो खुद जो विपक्ष है या फिर कहें वहां पे आम आदमी पार्टी है, वो भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रही है। और इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा होना इसलिए भी लाजिम है कि आखिरकार आपके रहते हुए अगर आपके सामने खुद दिल्ली में आपके आयोग है और दिल्ली में आप बैठे हुए हैं और उसी दिल्ली में अगर किसी एक पार्टी का नेता खुले में अगर ऐसे कोई सामान वितरण करता है, बांटता है और चुनाव का पूरी तरह से उल्लंघन करता है और आपके दौरान अगर देर से कार्रवाई करना, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कामकाज है उस पे जो विपक्ष है वो संदेह करेगी और आप खुद संदेह के नज़र में खुद आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप वक्त रहते अगर इन सब नेताओं पे कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें खुलकर और सामने आती रहेंगी। बिल्कुल से जिस तरह से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से इल्ज़ाम लगाना शुरू किया है कि ये पैसे बांट रहे हैं, फिर आए कि ये जूते बांट रहे हैं, फिर आए कि ये चेन बांट रहे हैं, और अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है कि ये साड़ी बांट रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग की नज़र कितनी कमज़ोर है इससे ये नज़र आता है कि आपको उन लीडर्स की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। वहीं अगर कोई अपोजिशन का होता, जैसा आपने बोला कि अगर कोई अपोजिशन का होता तो उस पर कार्रवाई होती, उसको हो सकता है अयोग्य ठहरा दिया जाता। लेकिन चूँकि वो बीजेपी के लीडर हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि हमेशा सांप्रदायिक जो चीज़ें होती हैं, उल्टे सीधे बयानात होते हैं, वो देते रहते हैं। जिस तरह से एक वीडियो और इनका वायरल हुआ था कि एक वहाँ गए थे कहीं पे और एक वो था बड़ा ऑफिसर था कोई, जो इनसे सर करके बात कर रहा था, लेकिन ये उससे बदतमीजी से बात कर रहे थे। इनके बारे में मशहूर है कि हमेशा इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं समाजी, और आप अगर आप एक ऐसी पार्टी में हैं जो पार्टी अपने आप को ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहीं ना कहीं आप जैसे लीडर्स जो हैं वो इन चीज़ों को तोड़ रहे हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि वहाँ के एक लीडर ने बिधुड़ी उन्होंने जो बयानात दिए थे, या फिर अगर हम बात करें वहाँ के एक लीडर और हैं मिश्रा, उन्होंने भी काफ़ी सारी ऐसी वो की हैं, अभी तक बयानात दिए हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद बीजेपी को वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। पहली बात तो ये वहाँ कही जा रही है कि बीजेपी जो है अभी अपने कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही है। अपने कैंडिडेट्स के लिए उसने अभी तक वहाँ पे आरएसएस को भी उतार दिया। आरएसएस के वॉलंटियर्स जो हैं वो भी इनके लिए प्रचार ज़मीनी लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे आम आदमी पार्टी को सीधे टक्कर देने वाली पार्टी नज़र आ रही है। कांग्रेस के बारे में इंडिया गठबंधन के भी कुछ लीडर्स हैं जिनका ये कहना है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है कि वो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले 2 चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी हल्की रही है, उसने ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन इस बार शायद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सामने आई है उसका फ़ायदा कितना हो सकता है उसे। देखिए, शुरू से कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में आपने भी कहा कि कांग्रेस थोड़ी धीमी नजर आए थे, लेकिन इस बार खुद राहुल गांधी वहां पे जाकर रैली किए, वो भी उस जगह पे जहां मुस्लिम वोटर है और उनकी कांग्रेस की जो पकड़ है वहां पे मजबूत मानी जाती है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो अक्सर नेताओं के यही बयान सामने आ रहे हैं, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें या महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, कि सबका यही मानना है कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में बीजेपी को सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। लेकिन कांग्रेस भी जो इतने सालों से अपनी सत्ता दिल्ली में खोई हुई है, वो भी इस बार पूरी कड़ी और पूरी मेहनत कर रही है कि शायद कुछ सीटें उनके साथ आए और आगे चल के अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को शायद एक तरफा जो सीट है वो ना मिले, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ज़्यादा वोट का बंदरबाट होता है तो शायद कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी को उसका फ़ायदा हो सकता है। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पे आम आदमी पार्टी ने भी अपनी अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, अच्छे उम्मीदवार के जो वर्तमान में विधायक हैं उनको उतारे हैं। कांग्रेस ने भी वहाँ पर अपने एक अच्छे कैंडिडेट को उतारा है, और बीजेपी का तो है ही, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने जो उसके क्षेत्रीय दल हैं उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आरएसएस का भी उनको संगठन जो है वो उनकी हिमायत हासिल है, और खुद आरएसएस भी वहाँ पर मेहनत कर रही है, और बीजेपी खुद
आरएसएस की जो मीटिंग है उसमें फार्मूला ABCD के तहत काम कर रही है, तो पूरी तौर पे जो बीजेपी वो अपनी कड़ी मेहनत कर रही है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अगर ज़्यादा वहां पे मजबूत हुई तो शायद इसका नुकसान बीजेपी को कम और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा होगा, क्योंकि सर्वे ये भी बताते हैं कि जो बीजेपी के वोट है वो पूरे पुख्ते हैं और बीजेपी के वोट में सेंध मारना काफ़ी मुश्किल होता है। जो दूसरे वोटर्स हैं उसमें बीजेपी सेंध मारने की कोशिश करती है और यही वजह होता है कि बाद में कांग्रेस माफ़ कीजिएगा बीजेपी की जो सीट है वो ज़्यादा होती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो खुद ये दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस के सहयोगी दल हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पे ये जो दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो दोनों पार्टियां हैं वो अपने ही वोटर से एक दूसरे में जो वोट है वो कन्वर्ट होंगे और शायद इसका फायदा जो है वो बीजेपी को हो जाए। लेकिन अभी भी सर्वे यही बता रही है कि अभी भी दिल्ली में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चांस है आम आदमी पार्टी की सरकार बनना। और अभी ईडी के जो फिर ईडी जो केस चलाने की अनुमति जो गृह मंत्रालय की तरफ से मिल गया तो कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति में वोट मिले, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस केस की वजह से आम आदमी पार्टी पर काफ़ी गहरा असर पड़ सकता है और शायद वोटर इनके तरफ से भागकर कांग्रेस में शामिल हो। तो ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार होने वाला है और इसका जो नतीजा है वो तो फरवरी में ही तय होगा कि सच में दिल्ली की जो जनता है वो आखिरकार किस पे भरोसा की। बिल्कुल सही, 8 फरवरी को नतीजा तय होगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरह आपने अभी एक और बात की यहाँ पे शायद कि जो ईडी का केस गृह मंत्रालय ने चलाने की अनुमति दी है उसके बाद इनको थोड़ा क्या बोलते हैं सहानुभूति मिलेगी। लेकिन इस तरह अगर हम देखें तो हरियाणा चुनाव में तो इनको कुछ भी नहीं हुआ था। तो जिस तरह से अभी जो सिनेरियो चल रहा है दिल्ली में उसमें यही कहा जा सकता है कि अभी किसी के भी पत्ते खोल के सामने नहीं आए। वो 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सारी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि उससे पहले हम लोग एक अनुमान ही लगा सकते हैं। वहाँ पे जो ज़मीनी लेवल पे काम करें उनसे बात करके ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जिस तरह से मुकाबला भी कहा जा रहा है वो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, बीजेपी है लाइन में, लेकिन बीजेपी लाइन में होने के बावजूद अपने कुछ लीडर्स के उल्टे सीधे बयानात की वजह से ही पीछे हट रही है। नहीं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो अभी हाल ही में जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी वहां पे मजबूत हो गई है। अगर इस बात को खारिज किया जाएगा नहीं बीजेपी लाइन में नहीं है तो शायद ये जो विपक्षी दल है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो कुछ लोगों का यही मानना है कि वहाँ पे कांग्रेस से अभी उस हद तक नहीं है, ज़्यादा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। अगर बीजेपी वहाँ पे लोकसभा चुनाव में अगर उनकी सीटें नहीं आती तो शायद ये कहा जा सकता था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वहाँ पे बीजेपी का जीत दर्ज करना, खुद केजरीवाल ने वहाँ पे चुनावी रैली की थी, कन्हैया कुमार जैसे सीट को विधानसभा लोकसभा में वो नहीं जीता पाए, तो वहाँ पे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे खुद आम आदमी पार्टी से लोग खफा हैं, नाराज चल रहे हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरह से बीच में जो पानी के मसले सामने आए थे, फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, तो काफ़ी चीज़ों से वहाँ पे जो लोग हैं उससे उलझे हुए हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि शायद इसका फ़ायदा बीजेपी उठा ले और कांग्रेस और आम आदमी आपस में लड़ती रह जाए और उसका फ़ायदा बीजेपी को। तो ये कहना भी जल्दीबाजी होगी कि बीजेपी लड़ाई में नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर बीजेपी लड़ाई में नहीं होती और वहाँ पर आरएसएस ने खुद उतारा, हमने पिछले पृष्ठभूमि की बात करें तो देखा गया कि आरएसएस की जो जोर है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और यही वजह रहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में हमने देखा कि कैसे वहाँ पे जो एग्जिट पोल में दावा किए जा रहे थे, चुनाव से पहले बताए जा रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बाद में नतीजा कुछ और निकला। तो दिल्ली में भी अभी संयम बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहना पूरी तरह से गलत होगा कि बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव की रेस में आगे नहीं है। बिल्कुल सही। जिस तरह आप अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त कुंभ चल रहा है। कुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी तैयारियां की हैं और बहुत बखान किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं सारे कुंभ में लगे हुए हैं, ज़्यादातर IPS कुंभ में लगे हुए हैं, ज़्यादातर फोर्स कुंभ में लगी हुई है। लेकिन कुंभ से कुछ तस्वीरें ऐसी भी बाहर आ रही हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी जो बखान किए जा रहे हैं उस पर शक हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी, इसमें एक 10 साल का बच्चा गायब हो गया था। उसके बाद तस्वीरें सामने ये आ रही हैं कि वहाँ पे जो आम जनता जा रही है उसको ठहरने का कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन वहीं अब अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि महाकुंभ को लेकर सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर बयान दिया और सरकार के ऊपर निशाना साधा है।
अखिलेश ने कहा है सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में ये भी आया कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बातें ये हैं कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी जा रहा है। जिस तरह से हम देखें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इन चीज़ों को लेकर के लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं वो सारे कुंभ में लगे हुए हैं, और कुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल के लिए वहाँ पे लोगों को रखा गया। लेकिन वहीं जब एक गवर्नमेंट जो है वो इतने सारे क्या बोलते हैं वो करती है, वादे करती है, इतने सारे पेश करती है आंकड़े, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अगर हम डीप में जाते हैं तो डीप में वहाँ पे कुछ भी उस तरह का नज़र नहीं आता जिस तरह का होना चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव काफ़ी समय से शायद कुंभ के जो तैयारियां चल रही थी पहले, और अभी जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उस पर कहाँ तक सच्चाई है, या फिर जिस तरह से बीजेपी अखिलेश यादव पे इल्ज़ाम लगाती है कि अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए सब करते हैं, क्या सही है? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में कुंभ की बात करें तो दोनों पक्ष विपक्ष की जो तर्क है उस पे यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ कुंभ की लड़ाई नहीं है, 2027 की लड़ाई है, क्योंकि इसके पहले भी कुंभ हुआ है। और इस बार हम आपको बता दें कि कुंभ में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का जो मंत्रालय है या फिर वहाँ पे जो सरकार में लोग हैं वो लगातार उस कुंभ के जरिए नरेंद्र मोदी और ये योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें ज़्यादा फेमस कर रहे हैं। वहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ की जो सरकार है वो किस हद तक पूरी तरह से तैयारी की हुई है। लेकिन जब ऑफिशियली वीडियो कुंभ का जारी किया गया उसमें ये देखा गया कि कुंभ के उस वीडियो में कहीं पे भी ना उत्तर प्रदेश की सरकार की तस्वीर है और ना योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद जो कुंभ के मामले में जो दो खैमा है, एक तरफ सरकार खुद अपनी वाहवाही बिटोरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही जो कुंभ है उसके जो ऑफिशियल वीडियो जारी हो रहे हैं उसमें यह दिखाया गया है कि उसमें कहीं पे भी ना उत्तर प्रदेश सरकार है और ना योगी आदित्यनाथ कहीं नजर आ रहे हैं। कुंभ की बात करें, कई लोगों का ये दावा है कि कुंभ है, जब त्यौहार हैं तो वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, आप दिखाएं या ना दिखाएं, वहाँ पे लोगों को जाना है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किल है, ट्रेन चले या ना चले, अपनी सवारी हो या ना हो, लेकिन जो श्रद्धा है, जो लोगों के अंदर आत्मा है वो तो कहेगी और लोग वहाँ पे जाना ही है। इस बार कुंभ पे इसलिए भी गौर किया जा रहा है क्योंकि अगर कुंभ की बात की जाए तो वहाँ पे जब 14 जनवरी को जब वहाँ पे श्रद्धालु डुबकी लगाए, उस दौरान जो बड़े बड़े जो देश के अखबार हैं, हम इंडिया एक्सप्रेस की बात करें, दैनिक भास्कर की बात करें, अमर उजाला की बात करें, कई ऐसे अखबार हैं जिनका फ्रंट पेज पे यही हेडलाइन लगा कि पहले दिन 3.3 करोड़ 5 लाख जो श्रद्धालु है वो वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन वही मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो स्नान, जो डुबकी लगाने का जो क्षेत्र है वो 12 किलोमीटर है। अगर हम दोनों साइड से ले तो 24 किलोमीटर हुआ। उसमें क्या ये मुमकिन है कि वहाँ पे 3 करोड़ 5 लाख रुपए लोग वहाँ पे जो हैं वो शामिल हो जाए? अगर 2019 की बात करें तो 2019 में जो है वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि उस दौरान अगर हम वहाँ पे बात करें तो वहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख लोग वहाँ पे पहुँचे थे। 2019 का आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन इस बार जो आंकड़े बताया जा रहा है कि जो इस बार जो 14 जनवरी को वहाँ पे लोग शामिल हुए वो 3 करोड़ 5 लाख लोगों की बताई जा रही है। लेकिन अब वही हम अगर वहाँ पे उसकी कुंभ की बात करें तो वहाँ पे जो खुद जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो जो नोटबंदी है उसके साथ साथ और कई मुद्दों पे जो केंद्र सरकार है उस पर सवाल खड़ा किए, और यही वजह है कि इस बार सबसे ज़्यादा कुंभ चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम बात करें कुंभ की, तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अभी एक उपचुनाव होना है, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है और बीजेपी अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी शायद वो सीट जीत जाए, लेकिन अभी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें सब कुंभ में लगी हुई हैं। और वहाँ पे जो इलेक्शन होना है 5 तारीख को ही होना है। अब उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें, खाड़ी देश इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चली आ रही जंग अब थमने के कगार पर पहुंच गई है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से अटके संघर्ष विराम पर समझौता हो चुका है। दोनों पक्ष इस समझौते को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक इजराइल की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक 46,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि गाज़ा की अनुमानित 90% आबादी को विस्थापित होना पड़ा है। यही नहीं, क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट भी पैदा हो गए। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर डील लगभग फाइनल हो गई है, बस इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जिस तरह से शायद हमने परसों देखा कि परसों ये चीज़ें सामने आई थी, लेकिन उसी रात फिर इजराइल ने हमला किया फ़लस्तीन पे। लेकिन अब जो ये आ रहा है कि अभी
ये मतलब अब किसी भी वक्त ये ऑफिशियली अनाउंस हो सकता है, क्योंकि इजरायली जो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री हैं, उनके ऑफिस से बाकायदा वो चीज़ें सामने आ गई हैं, ट्वीट कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से आप हमारे जो भी बंधक वहाँ पे हैं या उनके बंधक यहाँ पे हैं, उसके हिसाब से ये कार्रवाई होगी। देखिए, अगर हम बात करें तो जब ये इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर जब युद्ध विराम की बात हो रही थी, सीज फायर की, उसके बाद से जो फ़लस्तीन है उसके तरफ से जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसने ये कहा कि फिर उसके बाद इजराइल ने खुद उन पर हमले किए हैं और शायद कुछ लोगों की मौत हुई है। वो स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट है। लेकिन आज इजराइल में मीटिंग होने वाली है और जो इजराइल का जो हम ट्विटर हैंडल यानी एक्स की बात करें, उसमें ये पोस्ट किया गया है कि वार्ता दल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सूचित किया है कि बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर सहमति बन गई है। तो यानी पूरी अगर लेखा जोखा देखिए तो अब लग रहा है कि इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया और जो दोनों पक्ष में बात हुई है उस पर सहमति बन गई है और किसी भी वक्त इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। और आज खुद बेंजामिन जो नेतन्याहू है वो बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में आगे क्या रणनीति होती है उसके बाद ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल सही। जिस तरह से जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि अब तक तकरीबन 46,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है फ़िलिस्तीनियों की, और न जाने कितने बेघर हुए। इन सब चीज़ों को लेकर के अभी तक जो सोशल मीडिया पे चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी सारे बच्चों को निशाना बनाया गया और वहाँ की महिलाओं को निशाना बनाया गया, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अभी जो वहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, लेकिन जो कि मेडिकल टीम वाली गाड़ियाँ वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही क्योंकि बॉर्डर सील किए गए। इसके बाद बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और खोलने के बाद वहाँ पे चीज़ें सब ठीक हो सकती हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।